दोस्तों मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और मेरा टारगेट यह है कि मुझे 1 करोड़ रुपया बनाना है। ये 1 करोड़ रुपया हम कैसे बना सकते हैं, आज का वीडियो इसी के ऊपर है। बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो और ऐसा कंसेप्ट इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला। बहुत सारे लोग कैसे वीडियोस बनाते हैं कि जी 1 करोड़ रुपए तक अगर आपको पहुंचना है ना, तो आप अपने पैसे को मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ पैसे को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, कुछ पैसे को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, तो धीरे 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 करके आपका पैसा 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। यूं तो फिर मैं अगर 500 रुपए भी इन्वेस्ट करूंगा तब भी 50-60 साल के बाद मेरा पैसा 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ अगर मुझे बनाना है तो सवाल आता है कि अगले 2-4 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कैसे बन सकता है। पॉइंट तो ये है ना, उसके लिए मुझे बताओ कि मुझे क्या मेहनत करनी है, फिर तो पॉइंट वैलिड है। लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं, बोले जी इसमें इन्वेस्ट कर दो, उस फंड में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा पैसा एफडी में रखो, थोड़ा डेट फंड में रखो, फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता करके पैसा 1 करोड़ बन जाएगा। एक कैलकुलेटर मैं आपको दिखाता हूं। मान लो किसी की सैलरी 25,000 है, लोग कहते हैं 20% पैसा बचाओ। क्यों? 50-30-20 रूल। ठीक है जी, 20% पैसा बचा भी लिया। मान लो 25,000 सैलरी है, 25,000 का 20% हो गया 5,000 रुपए। ठीक है जी, मान लो एक बार देखो आप कैलकुलेटर, ये 5,000 रुपए मैं हर महीने बचा भी लेता हूं। 12% का हम रिटर्न एज्यूम भी कर लेते हैं। सिर्फ एज्यूम ही करना है, कौन सा फिक्स है कि 12% मिलेगा ही मिलेगा। आज की डेट में ना रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही, ना मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही, गोल्ड का भी कुछ नहीं पता कहां पे रिटर्न आ रहे हैं, कहीं भी नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि 12% का रिटर्न एज्यूम कर लो, ये अजम्पशन ही है, कोई गारंटी थोड़ी है 12% मिलेगा। बट एक बार के लिए बेस्ट ऑन बेस्ट मान लेते हैं 12% का रिटर्न भी है। तो 5,000 रुपए अगर मैं हर महीना बचाता हूं एसआईपी में और एज्यूम कर रहा हूं 12% का रिटर्न, तो 1,08,00,000 रुपए पे मैं पहुंचूंगा आज से 27 साल के बाद। ये कोई तरीका है? क्या आप करोड़पति बन गए? नहीं बने यार। दोबारा पीपीटी पे आ रहा हूं, एक सेकंड। क्या आप करोड़पति बन गए? ऑब्वियसली नहीं बने। आज 1 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया के अंदर। आज मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, चंडीगढ़ में एक 250 गज का मकान खरीदने की जो कॉस्ट है ना, वो 9 से 10 करोड़ रुपए है। 9 से 10 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूं आज चंडीगढ़ के आसपास मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ ही पकड़ लो, या कोई भी बड़ा शहर पकड़ लो, दिल्ली एनसीआर ही पकड़ लो, 1 करोड़ में तो फ्लैट भी नहीं आ रहे आज की डेट में, जो कि मैं कहता हूं बिल्कुल ही डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अगर पैसा है तो कभी नहीं खरीदने चाहिए फ्लैट्स, वो भी नहीं आ रहे आज की डेट में। आज 1 करोड़ की वैल्यू नहीं है। आप 27 साल के बाद अगर किसी को करोड़पति बना रहे हो तो क्या फायदा। ठीक है, तो इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज यह है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है। हाथ में ज्यादा पैसा होगा तभी तो आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे और तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। ये तो सच है ना कि पैसे से पैसा बनता है। यार एक कहानी बताओ। एक तरफ एक इंसान, एक कैलकुलेटर लेते हैं, ये 500 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करता है, 500 रुपए इन्वेस्ट करता है, 12% का रिटर्न एज्यूम कर रहा हूं। आज से 40 साल के बाद इसका पैसा सिर्फ 48,96,000 होगा। एक दूसरा इंसान है, ये 50,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करता है, 12% का ही रिटर्न एज्यूम कर रहा हूं। आज से 40 साल के बाद इसके पास 48,96,00,000 रुपए होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जो जितना पैसा डालेगा उसका पैसा उतना बढ़ेगा। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपका 1 करोड़ जल्दी बन जाएगा। सवाल आता है कि पैसा ज्यादा कैसे बनाएं। सिर्फ सैलरी से तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ जॉब करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो स्टेप 1 है स्टार्ट टेकिंग रिस्क। रिस्क लेना पड़ेगा आपको। आज आप 25,000 की नौकरी कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है यार 25,000 की नौकरी है, 20% बचाऊंगा, 50% का खर्चा है, 30% अपनी खुशियों पे खर्च करूंगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 25,000 रुपए की, 30,000 रुपए की तनख्वाह से 1 करोड़ नहीं पहुंच सकते, और पहुंचोगे तो फिर वही 27 साल के बाद वो क्या करोड़पति होगे। उस टाइम 1 करोड़ की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। तो स्टार्ट टेकिंग रिस्क का मतलब यह है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो ही आप अपना 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। आज से 10 साल पहले मुझे मेरी पहली नौकरी मिली। जैसे ही कैंपस से मेरी प्लेसमेंट हुई, 30,000 रुपीज पर मंथ मेरी सैलरी थी। मैं बहुत खुश था। मैं मतलब जब कैंपस से प्लेसमेंट हुई तो मैं इतना खुश था, मुझे ऐसा लगा दुनिया में हर चीज मैंने अचीव कर ली हो। मैं नौकरी में गया, दूसरे महीने ही मुझे समझ आ गया था कि नहीं यार, ये मेरा मैनेजर, मेरा बॉस जो था ना, वो इतना परेशान कर देता था मेरे को, इतना इरिटेट कर देता था, मेरे को समझ आ गया नौकरी तो नहीं करनी। मैंने 1 साल 1 महीना सिर्फ इसी चीज से नौकरी करी कि नहीं यार 30,000 रुपीज से, आज के 30,000 भी ज्यादा है,
10 साल पहले के 30,000 आप एज्यूम कर सकते हो कि अच्छी खासी सैलरी थी। मैंने 1 साल 1 महीना सिर्फ इसी सोच के नौकरी कर ली कि यार इतनी अच्छी सैलरी है, क्यों छोड़नी, क्यों नौकरी छोड़नी। मैंने 1 साल 1 महीना किया। उसके बाद मतलब ये समझ आ गया था कि यार नौकरी से कुछ नहीं बनने वाला। मैंने गलती मेरे से ये होगी कि मैंने नौकरी छोड़ दी। सही अप्रोच क्या रखनी थी मुझे कि नौकरी के साथ साथ अपना बिजनेस सेटअप करना था। अगर नौकरी के साथ साथ बिजनेस सेटअप करता और वो बिजनेस सही रनिंग पोजीशन में आ जाता, फिर नौकरी छोड़नी चाहिए थी। बट मैंने नौकरी के साथ नौकरी बहुत जल्दी छोड़ दी और बिजनेस किया। वो जब मैंने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया गुड़गांव के अंदर, वो जो टाइम था वो दिवाली के आसपास, दिवाली से 1 महीना पहले का टाइम था। तो दिवाली की वजह से आसपास जिस एरिया में हमने बिजनेस किया था वहां बहुत सारी कंपनियां थी, तो लोग ओवर टाइम करते थे, बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट हुआ। पहले महीने का ही 1,16,000 पे प्रॉफिट हुआ। बट जैसे ही दिवाली खत्म हुई, ठीक है, ये लोगों का ओवर टाइम कम हो गया, तो हमारी जो सेल्स थी सिर्फ 10% रह गई। तो वो ज्यादा लंबा नहीं चला, बिजनेस बहुत जल्दी शट डाउन हो गया। नौकरी भी मैंने छोड़ दी थी, बिजनेस भी नहीं चला। तो रिस्क लिया, कोई बात नहीं, फेलियर आया, बट उस फेलियर से भी बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मैंने बैंक एग्जाम्स की तैयारी शुरू करी और 1.5 साल तैयारी करने के बाद बैंक एग्जाम क्लियर हो गया। उसके बाद बैंक में नौकरी करी। मैं सच कह रहा हूं, बैंक की नौकरी में मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे नौकरी पसंद नहीं है। मुझे इतनी अच्छी नौकरी लगती थी कि मैं एक्स्ट्रा भी बैठ जाता था, मतलब छुट्टी भी होती थी तब भी बैठ जाता था कि चलो किसी के साथ बैठ के कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। इतना सीखने का मेरे को शौक था बैंक की नौकरी में कि मैं सारी जिंदगी भी बैंक की नौकरी कर सकता था। लेकिन क्या नौकरी से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो? नहीं। सेम यही चीज थी कि नौकरी के साथ साथ फिर मैंने अगेन रिस्क लिया, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। रिस्क तो क्या था, नौकरी के साथ साथ। इस बार मुझे यह था कि नौकरी एकदम नहीं छोड़ेंगे, नौकरी के साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। लेकिन जब मेरे सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर्स थे ना, तब मैंने बैंक की नौकरी से रिजाइन कर दिया, जहां परफेक्ट एकदम। मैंने अपने घर वालों को भी बताने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि घर वाले कहते हैं जिस नौकरी के लिए दुनिया पागल है वो नौकरी, आई मीन यार समझो आप, घर वाले तो कभी अलाउ नहीं करते। बट जब मेरे सिर्फ 50,000 सब्सक्राइबर थे, मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छे वीडियोस बना सकता हूं और मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो मैं यहां पे अपना करियर सेट कर लूंगा। मैंने 50,000 सब्सक्राइबर्स पे अगेन सेकेंड टाइम रिस्क लिया और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी, इसी पे ही पूरी मेहनत करी, धीरे धीरे करके आज भगवान की दया से 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे हम बैठे हैं। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा बेस है, सब कुछ परफेक्ट है, अच्छा खासा एडसेंस से रेवेन्यू आता है। अब चाहे तो यहां पे भी मैं कह सकता हूं कि सेटिस्फेक्शन है जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन हाथ पैर हमेशा मारते रहो। अब अच्छा खासा चैनल होने के बाद भी मैं साथ साथ 2 बिजनेसेस करता हूं। एक रियल एस्टेट के अंदर, जैसे एक काम करता हूं मैं, एक बार के लिए पोज लेता हूं और आप ये वाला वीडियो देखो। ये तो चला गया, इसको छोड़ो। अब मैं आपको यहां पे ये प्लॉट दिखाता हूं। ये प्लॉट नंबर है 1031, सेक्टर 83। इसकी रजिस्ट्री कॉपी ये रही, रजिस्ट्री मेरे नाम पे ही है। 256 गज का प्लॉट है। एक बार दिखाओ आप, ये बिल्कुल मेन रोड जो है, मेन रोड के ऊपर प्लॉट है। पीछे की तरफ बिल्कुल सामने ये देखो, यहाँ पे एमईटी यूनिवर्सिटी भी है। ये प्लॉट मेरे नाम पे ही है। बेचने का कारण सिर्फ मेरा ये है कि मेरे को ये 256 गज का प्लॉट है, सामने सेक्टर 82 है, वहां 500 गज का प्लॉट खरीदना है। मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, मेरे नाम ही इसकी रजिस्ट्री है, बस मेरा बेचने का यही कारण है। जो भी इंटरेस्टेड बायर हो, जो नंबर दिख रहा है आपको, उस पर कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आप एक चीज देखो, ये आपने पूरा वीडियो देखा। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, मिल के 4-5 लोग प्लॉट परचेज करते हैं, फिर उस प्लॉट को थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं और फिर जैसे ही उसके प्राइसेस बढ़ते हैं उस प्लॉट को बेच देते हैं। इसके अलावा आप एक बार ये सारी इमेजेस देखो। ये हमने बेसिकली एयरबीएनबी का बिजनेस किया हुआ है। एयरबीएनबी क्या है, एक तरह से होम स्टे है। ये हमने कंप्लीट बिल्डिंग जो है वो लीज पे ले रखी है और यहां पे एयरबीएनबी का बिजनेस कर रखा है। इस एयरबीएनबी के बिजनेस से भी हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब हम प्लान कर रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यहां पे भी इंक्रीज करें। तो मेरा पॉइंट ये है, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि आप हाथ पैर मारते रहो। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, आप सडन नौकरी मत छोड़ो, बट जिस फील्ड में नौकरी कर रहे हो उसी फील्ड में कुछ ट्राई करो, उसी फील्ड में फ्रीलांसिंग ट्राई करो, उसी फील्ड में नहीं करते तो अलग फील्ड में बिजनेस ट्राई करो, नौकरी के साथ साथ करते रहो। जिस दिन आपका बिजनेस आपकी नौकरी जितना आपको कमा के देने लग जाए, उस दिन रिस्क ले लेना। बट हाथ पैर तो भाई मारने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप हाथ पैर मारोगे उतनी प्रोबेबिलिटी है कोई तो बिजनेस चलेगा, कोई तो बिजनेस चलेगा। और जब आपका बिजनेस चलेगा तब आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा, और जब अच्छा खासा पैसा होगा तभी हम उस पैसे को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो, 3 चीजें हैं।
पहला तो है कि अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट करते हो, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसी पे ही तो डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी 1 करोड़ पे पहुंचोगे। देखो मान लो एक तरफ एक इंसान जैसे एग्जांपल लिया 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 1 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ आई गेस 10 सालों के अंदर। यहां पे हम 10 करते हैं, हाँ 10 सालों में 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ कोई इंसान 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है हर महीने, ठीक है जी, ये इंसान 1 करोड़ रुपए पर पहुंचेगा 27 साल के बाद, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो देखो 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है ये 27 साल के बाद पहुंच रहा है, जो 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है वो सिर्फ 10 साल में 1 करोड़ रुपए पे पहुंच रहा है। तो पहली चीज तो यही है ना कि आप अमाउंट कितना इन्वेस्ट करोगे, अमाउंट इन्वेस्ट जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी ही तो आप 1 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच जाओगे ना, समझ के बात को। और अमाउंट ज्यादा लेने के लिए आपको हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, और ये सच्चाई है। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं आता इस फंड में इन्वेस्ट करो, उस फंड में इन्वेस्ट करो, मुझे उतने ही व्यूज मिलने थे। लेकिन सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई, कि पैसा है तो पैसे से ही पैसा बनता है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। दूसरी सच्चाई यह है कि जिस फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो रिटर्न्स कितने दे रहे हैं। जैसे इमेजिन करो ये इंसान 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और एक और इंसान है ये भी 50,000 इन्वेस्ट करता है। जो ये इंसान 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है इसको 12% रिटर्न मिल रहा है, तो ये 1 करोड़ रुपए पर पहुंच रहा है हमारा 10 साल के बाद, राइट, ये 10 साल के बाद पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, एज्यूम करो कि इसको सिर्फ 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये 1 करोड़ रुपए पर पहुंचेगा आपका लगभग 12 साल के बाद। तो ये भी चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मुझे रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। पहली चीज मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं, जितना ज्यादा करूंगा उतना जल्दी 1 करोड़ पे। दूसरा रिटर्न्स, और तीसरा कितने टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं। देखो ये बेसिकली रूल ये है कि मैक्सिमम रिटर्न्स आपको कब मिलेंगे। तो नंबर 1 कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, दूसरा मुझे रिटर्न कितने मिल रहे हैं, और तीसरा मैं कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। समझ गए? तो ये 3 बेसिक जड़ें हैं, समझ गए बात को। अब एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली ठीक है, मान लो अब कोई इंसान हाथ पैर मारता है, अच्छा खासा पैसा भी जोड़ लेता है। पैसा अगर आपके हाथ में है ना तो उस पैसे की कदर भी आपको होनी चाहिए। अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आ रहा हूं, लेकिन एक चीज समझो, अगर आपके हाथ में पैसा है तो उस पैसे की कदर भी होनी चाहिए। देखो इसको बोलते हैं फाइनेंस का 3W रूल। 3W क्या है? बेसिकली 3W का मतलब यह है कि पहले हैं वेस्टर्स, ठीक है, मतलब दुनिया में 3Ws हैं। पहला W है वेस्टर। वेस्टर कौन है? मान लो कोई इंसान अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन वो उस तरीके का अप्रोच रखता है जिंदगी में कि जो पैसा आया उसको उड़ा दो, जिंदगी आज ही तो जीनी है वरना क्या बुढ़ापे में जियोगे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, रील बनाते हैं, आज घूमने चले जाओ, कल दुनिया का क्या पता। मतलब वो लोग कि जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन बचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए, ये वेस्टर्स हैं। क्या ये इस दुनिया में जिंदगी में कामयाब है? बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे जो W हैं ये हैं वॉरियर्स। ये वो लोग हैं जो 1 लाख कमा रहे हैं, उसमें से 80,000 रुपए बचा रहे हैं, सिर्फ 20,000 रुपए में घर खर्च सब कुछ चला रहे हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना पेट काट काट के जीने वाले लोग। क्या ये कामयाब है दुनिया में? ये भी कामयाब नहीं है भाई। जो आप कमा रहे हो सब बचा दे रहे हो, तो क्या आप कामयाब है? नहीं। तीसरे वो लोग हैं जो हैं विनर्स। ये अपने मतलब पैसे को बिल्कुल सही अप्रोच के साथ मैनेज करते हैं। क्या? ये लोग लगाते हैं 50-30-20 रूल। 20 मतलब किसी की सैलरी 1 लाख है तो इसका 20% डे 1 ही इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, डे 1 ही। ये अप्रोच वो नहीं रखते कि पहले 1 लाख सैलरी आई फिर खर्चा करेंगे फिर आखिरी में जो बचेगा उसको बचाएंगे, नहीं। इनका अप्रोच सीधा है कि आज सैलरी आई, सैलरी आते ही उसका 20% पैसा इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। अब ये इनकी मर्जी है, 20 करो, 25 करो, 30% तक भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है। थोड़े खर्चे कंट्रोल करोगे तो 30% पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज 20% तो मिनिमम इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर कोई 20% करता है उसका 50% नीड्स में जाएगा, जैसे आपके हर रोज के खर्चे, बच्चों की फीस, इंटरनेट, सब चीजें। और 30% जो पैसा है ये आपकी इच्छाएं हैं, वॉन्ट्स, ठीक है, कि घूमने जाना है, बाइक लेनी है, उसके लिए। अब ये चीज है, मेन पॉइंट ये है, थोड़ी नीड्स को कम कर लो, थोड़ा वॉन्ट्स को कम कर लो, तो आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन ना हमें वेस्टर बनना है ना हमें वॉरियर बनना है, हमें एक तरह से विनर बनना है। अब सवाल आता है कि जो पैसा हम बचाएंगे, अभी तक हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं। पहला कंसेप्ट ज्यादा पैसा बचाना है, बचाना इन द सेंस पहले तो ज्यादा पैसा कमाना है, वो कमाने के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि जो पैसा अब हम बचाएंगे
उसको जो पैसा एक तरह से कमा रहे हैं उसको सही तरीके से भी तो मैनेज करना है ना। वो सब कुछ करने के बाद अब मान लो जो भी पैसा मैं बचा रहा हूं उसको किस तरह से मेरे को इन्वेस्ट करना है ताकि मैं अपने 1 करोड़ के टारगेट तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। देखो, जो पैसा आप कमाओगे उसमें स्टेप 1 तो बस यही है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही होना चाहिए। ये कंपलसरी है। इमरजेंसी फंड ये है कि आप महीने का अगर 1 लाख रुपए कमाते हो ना, तो इसका कम से कम 3 टाइम्स यानी 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर कोई 30,000 रुपीज कमाता है महीने का, तो 90,000 का इमरजेंसी फंड होना ही होना चाहिए। और दूसरा स्टेप यह है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान भी होना चाहिए। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा, ना मैं ये कह रहा मेरे लिंक से लो, कुछ भी नहीं, बट आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मान लो भगवान ना करे आज अगर किसी इंसान की तबीयत खराब हो गई, आज कोई इंसान दुनिया से चला गया, तो सबका सब धरा रह जाता है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान, वो इन्वेस्टमेंट प्लान, ये SIP, वो प्लॉट लेना है, ये करना है, वो करना है, सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान होना चाहिए। दूसरी बात, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इमरजेंसी फंड के लिए भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मान लो अगर कोई इंसान 30,000 कमाता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले 90,000 रुपए इकट्ठे करो उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पैसा कुछ इसमें डालो, कुछ पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले सारा पैसा ही इमरजेंसी फंड में डालो, ठीक है। बट हां, ये इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। और इसको आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करोगे, या तो इस फंड की FD करा लो या इसको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ठीक है। इमरजेंसी फंड एक बार आपके पास हो गया, फिर अगला रूल आता है 100 माइनस यूर एज का। 100 माइनस यूर एज, मान लो अगर किसी की एज 30 ईयर्स है, तो 100 माइनस 30 ये हो गया आपका 70। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 30 ईयर्स का है तो वो 70% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। 30% पैसा वो सेफ जगह इन्वेस्ट करेगा, यानी कि FD करा सकता है, डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये 70% पैसा है, जो पैसा ये मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ना, उस पैसे को मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि सेफ फंड में इन्वेस्ट करो। अच्छा सा इंडेक्स फंड उठा लो, चाहे तो निफ्टी 50 में ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो। जैसे मैंने यहां पे भी लिखा है, निफ्टी 50 में 40 से 50% पैसा इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे रिटर्न थोड़े से कम आए, लेकिन लंबे समय तक आप बने रहो मार्केट के अंदर, आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। फिर 20-30% पैसा मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, और बाकी 10-20% जो पैसा है ये स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो। साइकोलॉजी ऑफ मनी की जो किताब है, बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर क्या लिखा है, उसमें यही लिखा है, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, उस शॉर्ट्स में मैंने यही चीज, साइकोलॉजी ऑफ मनी में यही चीज लिखी है कि जी लोग क्या करते हैं, लोग लालच करते हैं। लोग देखते हैं कि यार ये वाला फंड 25-30% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है जी, 25-30% का उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। फिर वो फंड धड़म से नीचे गिरता है, फिर वहां से पैसा निकालते हैं और किसी दूसरे फंड में ऐसे में इन्वेस्ट करते हैं जो उस टाइम अच्छे रिटर्न्स दे रहा होता है। फिर वो नीचे आता है, फिर वहां से पैसा निकालते हैं, फिर तीसरे किसी रिस्की फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी रिस्की फंड खेलते रहते हैं, और फिर एक टाइम पे जब मार्केट गिरती है ना, वहां से फिर अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली क्या नतीजा मिलता है, कुछ रिटर्न नहीं मिलते। साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब भी यही कहती है कि आप किसी सेफ फंड को उठाओ, अच्छे से, चाहे इंडेक्स फंड को उठा लो, चाहे निफ्टी 50 को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। भले रिटर्न्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट सेफ तो है। FD से तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। उसमें पैसे को इन्वेस्ट करो और लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करो। ये नहीं रोज देख रहे हो फिर पैसा निकाल रहे हो, कोई लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा ग्रो करता ही रहेगा। 1 करोड़ क्या, वो 10 करोड़ भी पार कर जाएगा एक टाइम पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है अपने फंड्स को अप्रोच करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो जो 30% पैसा है वो आप डेट फंड्स में रखोगे, तो उसमें 10% पैसा आप गोल्ड के अंदर भी रख सकते हो। गोल्ड को भी आप एज अ डेट फंड ही एज्यूम कर सकते हो कि इसके अंदर पैसा धड़म से बहुत जल्दी नीचे आता नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा फिक्स है नहीं है कि गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। फिजिकल गोल्ड कभी मत खरीदना, इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ETF के अंदर इन्वेस्ट करना, 5-7-10% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी का जो 20% पैसा है, या तो PPF में इन्वेस्ट कर लो, गवर्नमेंट स्कीम में, या FD में डाल लो, या फिर आप डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ये सारी की सारी चीजें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसके अंदर भी कुछ पैसे को जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक सही अप्रोच है। आप अगर 1 करोड़ क्या 10 करोड़ के टारगेट तक भी पहुंचना चाहते हो तो यही अप्रोच है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अलग अप्रोच नहीं है। यही अप्रोच है और यही कड़वी सच्चाई है। बहुत सारे लोग हवा में बातें करके चले जाते हैं, लोग लाइक करते हैं वीडियोस को, वह बहुत अच्छी चीज बताई है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी खुद की कमाई बढ़ानी पड़ेगी, समझ गए बात को।
अच्छा, एक लास्ट चीज और है, इस वीडियो को हम क्लोज कर रहे हैं। 4 पार्ट्स में जीवन चलता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज है, आपका शरीर आपके साथ है तो ही आप मेहनत कर पाओगे, मेहनत करोगे तो ही आप पैसा बना पाओगे। स्टेप 1 यह है कि आपको अपनी फिजिकल बॉडी का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये आपके साथ है, शरीर आपके साथ है, तो आप मेहनत करोगे और आपका फिर अच्छा बिजनेस चलाओगे और उसके बाद जो है आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हो। एक बार जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप अच्छे खासा बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू कर गया, उसके बाद स्टेप 3 ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप उसको ऑटोमेशन मोड पे लाने की कोशिश करो कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, फिर भी वो उतना ही रेवेन्यू और उससे अच्छा रेवेन्यू दे रहा है। जैसे अब मुकेश अंबानी खुद थोड़ी ना लैपटॉप पे बैठ के रोज काम करते होंगे, कंपनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट है ना, तो ऐसा करके। स्टेप 3 ये है कि फिर आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया, अब मैनेजमेंट शुरू करो, ठीक है, और अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे ले आओ। जब आपको खुद के लिए टाइम मिलना शुरू हो गया, उसके बाद लास्ट स्टेप यह है कि आप अपने अच्छे पब्लिक रिलेशंस बनाने शुरू करो। जितने अच्छे लोगों के साथ, जितने बड़े बिजनेसमैन के साथ, जितने अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर्स के साथ आप बैठोगे, आपका दिमाग उतना चलेगा, उतने ज्यादा आपके पास बिजनेस आइडियाज आएंगे। चाहे जिस भी स्टेज पे आप हो, यही 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को हम यहां पे खत्म करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। कुछ नया सीखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर किया करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।